नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जल्द ही हम जो पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, पूर्व परीक्षा में उनकी एक श्रृंखला है वो मैं चालू करूँगा। और ये श्रृंखला जो मैं पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनकी जो चालू कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए उपयोगी है। क्योंकि इन प्रश्नों से पहली बात तो ये है कि इसमें से जो प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं वो परीक्षाओं के अंदर आते हैं। दूसरा ये है कि इन प्रश्नों से जब हम विस्तृत इसकी स्टडी करेंगे तब हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें कौन सा मैटर है वो ज़्यादा पढ़ना है। तो ये सब कुछ आप धीरे धीरे ये प्रश्न जो हल करेंगे तब आपको अंदाज़ा होता जाएगा। मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, लंबा विस्तृत वीडियो डालने से वैसे कुछ विशेष फ़ायदा नहीं है। कंटेंट हमें अच्छी तरीके से अच्छा कंटेंट हमें और कम समय में मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए आज हम इन्हीं के रूप में जो ये जो श्रृंखला हमारी है उसी को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आदिकाल से संबंधित आज जो श्रृंखला हम चालू कर रहे हैं वो आदिकाल से संबंधित प्रश्न होंगे। और इसके अंदर 2013 जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न आए थे वो प्रश्न है वो हम आज इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद में हम 2015 के देखेंगे, उसके बाद में 2018 के, फिर उसके बाद में 2022 के देखेंगे। इसी प्रकार से ग्रेड सेकंड के अंदर जो प्रश्न आए थे 2012, 2000 जो है 15 है, 2018 है, या फिर 2022 के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर के अंदर जो प्रश्न आए थे वो भी हम देखेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आदिकाल से संबंधित तय करीबन हम 200-250 प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे। और आप देखना ताज्जुब करोगे आप कि वही प्रश्न है वो बार बार किसी न किसी एंगल से बदल बदल के आ रहे हैं। तो इसी सीरीज के अंदर आज हम देखते हैं 2013 फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के अंदर आए हुए प्रश्न है वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, या आदिकाल की भाषा को पुरानी जो हिंदी है वो नाम है उसका समर्थन है वो नाम है वो किसने दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब देखिए मैं आपको जो हमारी ये जो भाषा का विकास हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पुरानी हिंदी जो है हमारी जो हिंदी के विकास की यात्रा चलती है वो वैदिक संस्कृत से शुरू होती है। वैदिक संस्कृत से फिर लौकिक संस्कृत आती है, लौकिक संस्कृत से फिर पाली आती है, पाली से फिर प्राकृत आती है, और प्राकृत से फिर अगला रूप उसका कौन सा आता है, अपभ्रंश का रूप आता है। अगला रूप आता है अपभ्रंश का। अब देखिए यहाँ पर आके देखना हमें आदिकाल के अंदर क्या था। थोड़ा सा मैं पेज है वो ऊपर इसको ले लेता हूँ। आदिकाल के अंदर है अपभ्रंश है, उसके कई रूप प्रचलित थे। अगर हम देखते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो हिंदी उत्तरवर्ती अपभ्रंश है। हिंदी है वो उत्तरवर्ती अपभ्रंश, उत्तरवर्ती अपभ्रंश इसको जिसको हम अवहट का नाम भी देते हैं। देखिए पहली उसका रूप था लौकिक अपभ्रंश का था। एक उस समय में रूप जो अपभ्रंश का चलता था वो अवहट का चलता था। एक कौन सा चलता था, अवहट का चलता था। और एक रूप है वो हमारी तीसरी जो क्षेत्रीय भाषा अपभ्रंश के रूप में चलती थी वो थी राजस्थानी के अंदर चलती थी। तो ये 2-3 रूप उस समय में अपभ्रंश के चलते थे। अब देखिए अपभ्रंश है जिससे हिंदी का जो विकास हुआ, अपभ्रंश का जो अंतिम समय था जिसको हम उत्तरवर्ती अपभ्रंश कहते हैं, उत्तरवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। और उसी से फिर हिंदी का विकास हुआ। और ये उत्तरवर्ती अपभ्रंश है
ये पुरानी हिंदी भी इसको कहा जाता है। पुरानी हिंदी नाम भी इसको दिया जाता है। और यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमारे सेट एग्ज़ाम के अंदर भी एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न के अंदर यही था कि पुरानी हिंदी का समर्थन किसने किया था। नाम तो देखिए इसमें, अभी जैसे हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम इसको दिया था। और इसका जो समर्थन है वो किसने किया था, अभी सेट एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आया था उसमें दिया था। तो समर्थन है वो राहुल सांकरतायनन ने इसका समर्थन है वो किया था। तो ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से हम प्रश्नों को, ये सारे के सारे नोट्स हैं वो विस्तृत विवेचन के साथ में आपको बताता जाऊंगा। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है इसको पुरानी हिंदी नाम है वो दिया था। अब अगला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। स्वयंभू को, इसमें भू ये शब्द है वो कट गया है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि वो स्वयंभू को कहा जाता है। तो अपभ्रंश से संबंधित मैं दो चार बातें अब या स्वयंभू से संबंधित मैं दो चार बातें और आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें भी हमें, देखिए प्रश्न जो पढ़ते हैं हम एक प्रश्न पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमें ये ध्यान करना है कि इससे संबंधित और कौन से तथ्य जुड़े हुए। अगर वो तथ्य सारे के सारे हमारे ध्यान में रहेंगे और हम उसके बारे में प्रश्न को पढ़ते समय में पूरा का पूरा उसको रिवाइज करेंगे, तो निश्चित बात है 250 प्रश्न नहीं, वो 250 प्रश्न हजारों प्रश्नों में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है इनको वाल्मीकि स्वयंभू को। इनको अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को क्या कहा था, स्वयं को कुकवि कहा था, कुकवि भी कहा था। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ में मैं एक बात और बताऊंगा आपको, प्रश्न बताने के बाद में, इसकी व्याख्या बताने के बाद में। ये प्रथम जैन कवि थे जिन्होंने क्या किया था, राम काव्य लिखा था, राम काव्य लिखने वाले। अब देखिए इसमें एक तो हमें ये पता चल गया कि ये जैन कवि थे। तो ये श्रृंखला हम पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य है, उसके बाद में लौकिक साहित्य है, गद्य साहित्य है। ये आदिकाल के अंदर ये सारी साहित्यिक रूप है वो हम पढ़ेंगे। तो ये प्रथम है वो जैन कवि थे जिन्होंने राम काव्य लिखा था। इसके साथ साथ में एक तथ्य हमें खास करके ये भी ध्यान रखना है, रामकुमार वर्मा, अब आपको ध्यान में आता होगा रामकुमार वर्मा का नाम जैसे ही मैंने लिया तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना था। हिंदी का प्रथम कवि है वो रामकुमार वर्मा ने इनको माना था। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर हम स्वयंभू के बारे में प्रश्न कोई हल कर रहे हैं तो निश्चित बात है कि हमें एक और कवि है जैन कवि पुष्य दंत, तो उनके बारे में भी तथ्य हैं वो तुरंत हमें ध्यान में करना चाहिए, उनको भी रिकॉल है वो हमें उसी समय में करना चाहिए। और पुष्य दंत के बारे में अगर हम इसको पुष्य दंत या पुष्प दंत भी इनको कई जगहों पर कहा जाता है, तो उनके बारे में भी हमें ध्यान करना चाहिए। तो पुष्प दंत को क्या कहा जाता है, इनको अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, अपभ्रंश का व्यास है वो कहा जाता है, व्यास, अपभ्रंश का व्यास। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। किसको, ये बात पुष्प दंत की चल रही है, पुष्प दंत या पुष्य दंत है उनकी चल रही है। इनको अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है, भवभूति भी कहा जाता है। ये बात भी हमें रिकॉल करनी चाहिए। और जो हमारे इसके अंदर आदिकाल के अंदर या कहा जाए कि अपभ्रंश के अंदर कर्षण काव्य है, उसके मूल प्रणेता पुष्पदंती थे। इसी के साथ में हमारे अभी देखो सेट एग्जाम में एक प्रश्न और भी आया था, हरिवंश पुराण, उसके आधार पर उन्होंने किसको हरिवंश पुराण, तो स्वयंभू ने और इसको क्या कहते हैं पुष्पदंत ने, इन दोनों ने हरिवंश पुराण लिखे और ये दोनों के दोनों क्या है, कृष्ण काव्य हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, कृष्ण काव्य। तो इससे संबंधित भी हमारे
अभी सेट एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न और आया था। तो ये सब कुछ हमें स्वयंभू के बारे में और पुष्प दंत के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बताया है। एक प्रश्न था, लेकिन उस प्रश्न के साथ साथ में मेरा कहने का एक ही आशय है कि जब भी हम एक प्रश्न पढ़ते हैं तो स्वयंभू के बारे में पढ़ते हैं तो हमें तुरंत है वो स्वयंभू के साथ साथ में, क्योंकि इनके साथ में अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास, वेद व्यास ने महाभारत लिखा था कृष्ण काव्य से संबंधित है। उसी प्रकार से इनको भी अपभ्रंश का, पुष्प दंत को भी अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, वेद व्यास कहा जाता है। अब देखिए एक प्रश्न के साथ में जब तक हम इस प्रकार से रिकॉल करके चीज़ों को याद नहीं करेंगे तब तक हमारी पकड़ है वो सब्जेक्ट पर कम रहती है। और ये चीज़ें हैं, ये जो मैं प्रश्न जो करवा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चर के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ये उपयोगी साबित होंगे। तो दो प्रश्न हमने इसके से संबंधित कर लिए। अभी हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें इसके अंदर देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये कथन किसका? बहुत प्रसिद्ध कथन है और बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आए। 2013 फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के अंदर ये प्रश्न आया था, तो ये था अमीर खुसरो का। इसके बाद में चौथा प्रश्न अगर हम देखें तो आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? राहुल वैली के अंदर। ये प्रश्न बहुत फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का। इस राहुल वैली से संबंधित कोई न कोई प्रश्न किसी न किसी रूप में वो आपसे अवश्य ही पूछेगा। अब राहुल वैली का नाम जैसे आया या राहुल वैली का नाम जैसे आया तो हमें सारी की सारी चीज़ें, या राहुल वेल भी इसको कई कई जगह पर कहा जाता है, तो इससे संबंधित जो भी बातें हमारे ध्यान में आए तो तुरंत हमें उन चीज़ों के बारे में, मैंने आपको जैसे पहले प्रश्न बताया था, रिकॉल होना चाहिए हमारे कि राहुल वेल से संबंधित सबसे पहली बात है उसके रचयिता का नाम हमें पता होना चाहिए। तो ये किसकी लिखी हुई है? रोडा कवि के द्वारा। अब आप इसको जैसे भी याद रखो, रैसे राहुल वेल और रैसे रोडा। तो ये रोडा नामक कवि ने लिखी है। ये कौन सी शताब्दी की रचना है? तो ये 10वीं शताब्दी की रचना, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ में इसकी भाषा क्या है? तो भाषा है वो इसकी राजस्थानी है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। हिंदी का ये प्रथम चंपू काव्य है, चंपू काव्य भी है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। चंपू काव्य का तात्पर्य क्या हो गया? गद्य और पद्य दोनों के अंदर लिखा हुआ है, तो ये चंपू काव्य भी है। इसके साथ साथ में एक मुख्य बात जो हमें इससे संबंधित याद रखनी चाहिए वो हमारी ये है कि ये शिलांकित है। ये जो कृति है वो शिलांकित है। कई बार पूछा जाता है कि आदिकाल की वह रचना जो शिलांकित है, तो इस बात के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और ये शिलांकित कहाँ है? धारा या धारावती जो नगरी है वहाँ पर ये शिलांकित है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा इससे संबंधित जो बातें हैं उनमें एक मुख्य बात और भी है कि इसके अंदर राहुल नामक जो नायिका थी, राहुल नामक जो नायिका थी तो उसका नखशिख वर्णन किया गया है। नख शिख वर्णन है वो किया गया है, ये बात भी बहुत बार है वो पूछी जाती है। और ये नखशिख वर्णन जो किया गया है, इस नखशिख वर्णन के अंदर भी पहले इनके सौंदर्य का जो वर्णन है वो पद्य में किया गया है, पद्य के अंदर किया गया है। और बाद में अंतिम भाग इसका जो लिखा गया है, बाद का जो भाग लिखा गया है वो गद्य के अंदर लिखा गया है। तो इसी कारण से ये गद्य और पद्य दोनों के अंदर है, इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं, चंपू काव्य इसको कहते हैं। ये बातें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। इससे संबंधित एक फैक्ट तो हमें और खास करके ध्यान में रखना चाहिए। देखिए जैसे ये नाम शब्द ध्यान में आया तब हमें वो सारी की सारी बातें तुरंत है वो रिकॉल होनी चाहिए। ये जो रचना है वो राजस्थानी भाषा में लिखित है, इसमें 7 बोलियों का वर्णन है, 7 बोलियों का वर्णन है। ये बात भी कई बार है वो पूछी जाती है, एक ये फैक्ट भी इसके बारे में पूछा जाता है। और इसके अलावा इसमें 6 जो विभिन्न अंचल हैं, 6 अंचलों की स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन भी है, 6 अंचलों की स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन भी इसके अंदर हमें मिलता है। तो ये बात भी हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है
कि रोडाकृत राउल वेल के बारे में जैसे ही कोई प्रश्न हमारे सामने आता है, राउल वेल के बारे में जैसे ही हमारे सामने कोई प्रश्न आता है, देखिए ये पेन वगैरह मेरे पास में ऐसा है नहीं जिससे मैं इसको साफ सुथरा लिख लूँ, इसलिए आपको इससे काम चलाना पड़ेगा एक बार, फिर धीरे धीरे देखते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो बाद में इसको बोर्ड वगैरह पर भी मैं पढ़ाने की कोशिश है वो सब कुछ है वो करूँगा, बाद में नोट्स भी इसके अच्छी तरीके से लिखवाऊँगा आपको। तो रोडाकृत राउल वेल के बारे में जैसे ही बात सामने आती है तो ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में आनी चाहिए। इसके रचयिता रोडा हैं, समय इसका 10वीं शताब्दी है, भाषा इसकी राजस्थानी है, ये चंपू काव्य है, शिलांकित काव्य है, और इसका शिलांकन है वो कहाँ पर, धारा है धारावती के अंदर किया गया है। इसके अंदर जो है राउल नामक नायिका के नखशिख का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें विभिन्न 6 अंचलों की स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ में इसमें राजस्थानी भाषा की 7 बोलियों के शब्द हैं वो भी हमें इसके अंदर मिलते हैं, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसके बारे में वो पता होनी चाहिए। तो ये प्रश्न हो गया हमारा। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा राउलवेली का हो ही गया। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा कथन सही नहीं है वो कथन हमें छांटना इसके अंदर से। युद्धों का सजीव वर्णन, व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण और विलासितापूर्ण सामंती जीवन का चित्रण। यानी कि इसमें से एक ऐसा कथन है जो आदिकालीन साहित्य से संबंधित है या उसकी विषय वस्तु से संबंधित है या उसकी प्रवृत्तियों से संबंधित है, वो हमें सही नहीं है। इसमें एक कथन है। तो देखिए इसमें से इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूँगा कि आप है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देने की कोशिश करें। कल जो दूसरी टेस्ट सीरीज़ है, खैर चलिए बाद का बाद में हो जाता, मैं पहले इसका बता देता हूँ। देखिए युद्धों का सजीव वर्णन है, ये आदिकालीन रासो साहित्य के अंदर देखा हो। देखिए प्रवृत्तियों से संबंधित 1 या 2 प्रश्न है वो हर एग्जाम के अंदर आते हैं, इसलिए हमें आदिकाल है, मध्यकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, छायावाद है, चाहे किसी भी काल का जो है उसकी प्रवृत्तियां हमें पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए। युद्धों का सजीव वर्णन ये आदिकालीन साहित्य की मूल प्रवृत्तियां आपने देखा होगा रासो साहित्य के अंदर। व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण, यानी कि ज़्यादातर कवियों ने किया ही क्या है, किसी न किसी राजा या महाराजा या किसी न किसी सामंत या अन्य किसी व्यक्ति के शौर्य का वर्णन किया गया है, तो व्यक्तिगत शौर्य के चित्रण का खूब इसके अंदर बखान किया गया है। व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण, देखिए ये कथन गलत है। राष्ट्रीयता की भावना उस समय में थी नहीं लोगों के अंदर, न राजाओं के, राजा भी आपस में आपसी रंजिश के तौर पर वो युद्ध है वो किया करते थे, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर युद्ध नहीं किया करते थे। तो ये कथन है, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना ये हमें कहीं न कहीं जाके आधुनिक काल के अंदर मिलती है, तो ये कथन है वो इससे संबंधित नहीं है। विलासितापूर्ण जीवन, सामंती जीवन था उस समय में राजा महाराजाओं के, यहाँ पर सब कुछ यही था, तो ये कथन है वो भी सही है। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही नहीं है, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना। जब मैं आपको विस्तृत रूप से इसका विवेचन करवाऊंगा तब सारी प्रवृत्तियां हम देखेंगे एक एक प्रवृत्तियों के बारे में। तो ये हो गए 5 प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है 16 भागों के अंदर। अब 16 भाग जो हैं, अब 16 भाग का नाम जैसे हमारे ध्यान में, तो कम से कम हमें प्रथम भाग है उसका जो है नाम हमें याद होना चाहिए। फिर डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित एक भाग पूछा जाता है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका अंतिम भाग कौन सा उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें तुरंत है वो रिकॉल है वो होनी चाहिए, मेरा कहने का से। और अंत में मैं आपको एक और जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ये थी, मैं शुरू में बताने वाला था, अब वो तो आप पर निर्भर है कि आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, बाकी आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप एक ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। पहली बात तो मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है और इस कारण से ये प्रश्न है वो बार बार रिपीट बहुत होते हैं। आपको इन प्रश्नों का कलेक्शन करने के अंदर बहुत समय लगेगा। मान लीजिए सारे पेपर निकालने हैं, फिर उन पेपरों में से अलग अलग प्रश्न है वो
आदिकाल के अलग छाँटने हैं, भक्ति काल के अलग छाँटने हैं। तो ये सारा काम मैं कर रहा हूँ। तो आज आपको जैसे मैंने 2013 फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा के आदिकाल से संबंधित प्रश्न जो हैं वो करवाए। ये 6 प्रश्न हैं वो उस समय में आदिकाल से आए थे। तो आपको फर्स्ट ग्रेड 2013 टाइटल डालना है, एक रजिस्टर डालना है और उस रजिस्टर के अंदर टाइटल डाल के ये 6 प्रश्न है वो आपको करने हैं। 6 प्रश्न जैसे मैंने लिखवाए हैं वैसे ही नहीं करने। आपको पहला प्रश्न लिखना है। पहला प्रश्न लिखने के बाद में नीचे उस प्रश्न की व्याख्या और लिखनी है। आपके पास में जितना भी मैटर है उस मैटर में से आप देख के उसकी व्याख्या लिखिए। जैसे मैंने राहुल वेल वाला प्रश्न बताया था, इसी प्रकार से जैसे मैंने पुरानी हिंदी का नाम है वो अपभ्रंश को किसने दिया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। तो उससे संबंधित व्याख्या है वो भी आपको उसके नीचे लिखनी है। फिर 2 नंबर प्रश्न लिखना है। 2 नंबर प्रश्न लिख के उस प्रश्न से संबंधित व्याख्या है वो भी आपको लिखनी है। अगर मैं निश्चित तौर पर आपको कह रहा हूँ, अगर आपने इस पैटर्न को अपनाया तो कोई भी प्रश्न आपका है वो गलत होने की संभावना है वो नहीं रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे रोडाकृत राउलवेल के बारे में तो सारी की सारी सूचनाएं अगर जितनी है वो आप उस समय में लिख लीजिए। बाकी मैं जब नोट्स आपको लिखवाऊंगा तब आप उसके अंदर में से लिख लीजिए। तो ये काम आपका है, अपना है, करना है आपको। मेरा ये मानना है कि इससे आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। इतना लाभ होगा जो आप एक कोचिंग संस्थान में जाके भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये कम समय में, वो भी बहुत कम समय में आपको इससे मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिला तो मैं भी इसके अंदर और मेहनत करूँगा और आपको बोर्ड पर भी वो सारे की सारे वो तथ्य वो लिखवाने की, नोट्स है वो लिखवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये सब कुछ होगा तभी जब आपका रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिलेगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय, और हाँ मैं एक बात ये भी बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो डालने के अंदर विश्वास नहीं करता। छोटे छोटे वीडियो होने चाहिए ताकि हम उसको तुरंत पढ़ सकें। तो इसी के साथ में बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।